माफ कीजिएगा दोस्तों, यदि आप झारखंडी नहीं हैं तो यह वीडियो आपके लिए नहीं है। यदि आप झारखंड और झारखंडियत के विषय में नहीं सोचते हैं तो कृपया हाथ जोड़कर आपसे विनती है कि यह वीडियो को आप मत देखिएगा। और यदि आपके दिल में झारखंड बसता है, यदि आपके दिमाग में झारखंडियत चलती है, तो फिर यह वीडियो केवल और केवल आपके लिए ही है। उससे पहले मेरा परिचय, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल द वॉइस ऑफ पब्लिक वन। वीडियो देखने के बाद आप क्या राय रखिएगा, कमेंट करके आप हमको जरूर बताइएगा। और वीडियो आपको यदि अच्छी लगे तो आप हर लोगों तक वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा, ये मेरा हाथ जोड़कर आपसे रिक्वेस्ट है। आजकल झारखंड में अभी चल क्या रहा है, यदि आप झारखंड की राजनीति को थोड़ा सा भी जानते होंगे, समझते होंगे, झारखंड की खबरों पे थोड़ा सा भी आप नजर रखते होंगे, तो आपको पता होगा कि आजकल झारखंड में अभी चल क्या रहा है। यदि आप हमसे पूछें कि झारखंड में क्या चल रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि झारखंड में अभी 1932 का खतियान का मुद्दा चल रहा है। मैं आपको बता दूं कि रोजगार देने के लिए नियोजन नीति का मंथन चल रहा है। और भी प्रमुख चीजों पे मैं बात करूं तो झारखंड में अभी बजट की चर्चा चल रही है, क्योंकि 27 फरवरी को झारखंड में बजट पेश होने वाला है। झारखंड में अभी चुनाव चल रहा है, क्योंकि झारखंड में रामगढ़ विधानसभा सीट पे अभी उपचुनाव होना है 27 फरवरी को ही, और उसका परिणाम 2 मार्च को आएगा। झारखंड में भी राज्यपाल का बदलाव की चर्चा चारों ओर चल रही है। और सबसे बड़ी चीज यदि आप पूछे कि झारखंड में क्या चल रहा है, झारखंड में प्रमुख ऐसा क्या है जो सबकी जुआ पे है, तो मैं आपको बता दूं कि झारखंड में भी बंद लिफाफों का रहस्य चल रहा है। एक नहीं बल्कि 2 बंद लिफाफों का रहस्य झारखंड में भी चल रहा है। जो कि वो बंद लिफाफे में क्या है, उसका रहस्य अभी तक झारखंड के लोगों को, झारखंड वासियों को, झारखंडियत की भावना रखने वाले लोगों को अभी तक पता नहीं चला है। आप क्या सोचते हैं कि खबरों में जो आपको दिखाया जाता है क्या वही सही है, या उसके पीछे की कहानी कुछ और है? तो आइए समझते हैं इस वीडियो में कि आखिर जो चर्चाएं चल रही हैं उसके पीछे की क्या बातें होती हैं, क्या रहस्य होता है। इन सभी चर्चाओं में से मैं पहले रामगढ़ उपचुनाव का बात करता हूं, क्योंकि झारखंड में 27 फरवरी को बजट पेश होने वाला है और 27 फरवरी को ही रामगढ़ में उपचुनाव भी होने वाला है। उपचुनाव में क्या होगा, मैं आपको बता दूं कि मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से ही रामगढ़ का क्षेत्र का दौरा किया था और वहाँ पे लोगों की राय लेने की कोशिश की थी और बहुत सारे लोगों से मैंने बात किया। तो जो मुझे अनुभव प्राप्त हुआ उसमें मुझे यही लगा कि कांग्रेस और आजसू में कड़ा टक्कर है। यानी कि आप कह सकते हैं कि इस उपचुनाव में दोनों पार्टियों में कांटों की टक्कर होनी है। और जहां तक कि यदि सच्चाई की बात करें तो मुझे लगता है, अपने विवेक से मैं ये बात कह रहा हूं कि आजसू का पलड़ा थोड़ा सा भारी मुझे लग रहा है। वो इसलिए मुझे भारी लग रहा है कि आप पिछले चुनाव की जब बात करें तो सुनीता चौधरी 28,000 मतों से हारी थी, जो आजसू की उम्मीदवार थी, यानी कि चंद्र प्रकाश चौधरी की पत्नी, जो उस समय काफी लोकप्रिय चेहरा थी गोला गोली कांड के कारण। लेकिन अभी मैदान में ममता देवी नहीं बल्कि उनके पति मैदान में हैं। जनता का सिंपैथी बेरंग महतो के साथ जरूर है, लेकिन सुनीता चौधरी का फिर भी मैं पलड़ा भारी इसलिए बोला क्योंकि पिछले चुनाव में आजसू पार्टी अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ी थी, जबकि इस उपचुनाव में आजसू और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है और गठबंधन के साथ अभी सुनीता चौधरी चुनाव लड़ रही है। तो थोड़ा सा मुझे इस नाते लगता है कि सुनीता चौधरी का पलड़ा थोड़ा भारी है। खैर, ये तो रहा चुनाव की बात। अब मैं बात करता हूं बजट की बात। ये जो 27 फरवरी को झारखंड में बजट पेश होने वाला है, उसमें पूर्णकालिक बजट, ये अंतिम बजट होगा हेमंत सोरेन का अपने पूरे 5 साल के कार्यकाल का। और यह बजट हेमंत सोरेन का भविष्य तय करने के लिए काफी है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस बजट में हेमंत सोरेन क्या लेकर झारखंड वासियों के लिए आते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और अगले चुनाव में इस चीज का प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। इस उपचुनाव में इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि 27 फरवरी को ही बजट पेश होगा, 27 फरवरी को उपचुनाव है। तो इस उपचुनाव में तो इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला, लेकिन अगले विधानसभा का चुनाव में और लोकसभा का चुनाव में भी कह सकते हैं, क्योंकि जो छवि बनती है तो चुनाव कोई भी हो फिर उसका प्रभाव तो पड़ता ही पड़ता है। इसलिए अगले दोनों चुनाव जो झारखंड में होने वाले हैं उसमें इस बजट का प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ये अंतिम पूर्णकालिक बजट है। ऐसे एक बजट और पेश करेंगे हेमंत सोरेन अगले साल 2024-25 के लिए।
अब मैं बात करता हूं 1932 खतियान का। दोस्तों यकीन माने कि मेरे दिल में 1932 का खतियान के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, और मैं अपना व्यक्तिगत राय जो देता हूं 1932 के खतियान के बारे में, मैं हेमंत सोरेन से जरा सा भी संतुष्ट नहीं हूं। क्योंकि हेमंत सोरेन अब विधेयक जो 1932 का विधेयक था वो विधानसभा से पास करते हैं, और इस राज्य के महामहिम श्री रमेश बैस यानी राज्यपाल इस विधेयक को वापस लौटा देते हैं, ये कहकर कि इस विधेयक में संविधान के अनुसार आर्टिकल 14, 15 और 16 का उल्लंघन करता है। बाद में हेमंत सोरेन आरोप लगाते हैं महामहिम पर कि वो केंद्र के इशारों पे काम करती है, केंद्र सरकार परेशान कर रही है राज्य सरकारों को अपने राज्यपाल के माध्यम से। तो ये बात तो खैर इन नेताओं वाली बात हुई, लेकिन इस पर जो मेरा कुछ सवाल सीधा कह सके यूं या हेमंत सोरेन या सत्ता पार्टी या तो सरकार से ही है कि जब राज्यपाल महामहिम विधेयक को वापस किए तो इतना तो मुझे भी पता है कि यदि कोई भी विधेयक को राज्यपाल को लौटाने का अधिकार होता है, और वही विधेयक यदि विधानसभा से बिना किसी संशोधन के ही वापस फिर से पास करके राज्यपाल के पास भेज दिया जाए तो फिर राज्यपाल बाध्य हो जाते हैं इस बात के लिए सहमति देने के लिए उस विधेयक पे, या तो फिर वो फाइल को आगे बढ़ाने के लिए। तो यदि आप 1932 के खतियान पे इतने ही कॉन्फिडेंट हैं तो वही विधेयक को वापस विधानसभा से पास करके फिर क्यों नहीं महामहिम के पास भेज देते हैं, पहला चीज। और ये वही हेमंत सोरेन है जो विधानसभा में खड़े होकर ये चीज कहते हैं कि जो थोड़ा सा भी जानकारी रखता हो कानून का, उन्हें इस बात का पता भली भांति पता है कि 1932 का खतियान झारखंड में नहीं पास किया जा सकता है, लेकिन इतनी जल्दबाजी उनको थी कि 1932 का खतियान पास किया, और फिर पास ही नहीं किया दोस्तों, 24 जिला में घूम घूम कर सरकारी पैसों से, सरकारी खर्चे से, यानी जनता के पैसों से, सरकारी पैसे तो बोल नहीं सकते, जनता की दिए हुए टैक्स के पैसों से घूमकर 24 जिला में हेमंत सोरेन यानी हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री वो खतियानी जोहार यात्रा निकाला, और उन्होंने घूम घूम कर झारखंड के 3 करोड़ जनता को बताया कि मैंने तो अपना काम कर दिया, यानी कि 1932 का खतियान पास कर दिया। अब राज्यपाल लौटा देते हैं तो मैं क्या करूं, केंद्र सरकार 9वीं अनुसूची में नहीं डालती है तो मैं क्या करूं, ये बातें उन्होंने बोला। तो महामहिम जब राज्यपाल ने वापस किया तो वही विधेयक को फिर से विधानसभा से पास करके भेजिए ना। फिर आप ये बात क्यों बोल रहे हैं, यानी कि हेमंत सोरेन का स्टेटमेंट नहीं है, सरकार का स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन आप कह सकते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्टेटमेंट है, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से जो सुप्रिया भट्टाचार्य जो नेता हैं वो प्रखर तरीके से अपने पार्टी की बात रखते हैं मीडिया के सामने, यानी कह सकते हैं कि प्रवक्ता हैं और पार्टी के महासचिव भी हैं, बड़े नेता के तौर पर वो गिने जाते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, 1932 के खतियान ही नहीं, खतियान जो होगा वो झारखंडियों की पहचान होगा, यानी कि जिस जिले में अंतिम बार जो सर्वे हुआ है वही आपकी झारखंडी होने का पहचान होगा। जब यही चीज़ आपको करना था तो 1932 का खतियान जो आपने लाया, जो को नियोजन से जोड़ने का जो काम कर रहे थे, इतना जो स्टंटबाजी अपने खतियानी जोहार यात्रा निकाली, वो सब को सारा छोड़कर शुरू में ही ये बात खतियान आपका पहचान होगा आप कर दिए रहते। फिर 1932 का खतियान पे ही आप रिजिड क्यों थे? क्या इसके पीछे की राजनीति थी आपकी? क्यों जनता के दिए हुए टैक्स के पैसे आपने 24 जिला में घूम घूम कर बर्बाद किया खतियानी जोहार यात्रा में? आप उसी समय यदि ये चीज़ें कर दिए रहते, आपकी पार्टी आपकी सरकार कर दी होती कि खतियान ही झारखंडियों की मूल पहचान होगी, तो इसमें 24 जिला संतुष्ट होता, और मैं भी इस चीज़ से संतुष्ट हूँ। हालांकि मेरे पास 1932 का नहीं, 1921 का या 1911 का शायद खतियान है मेरे पास, लेकिन मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि अंतिम बार जो सर्वे हुआ है वही यदि पहचान हो तो ये 24 जिला में मुझे नहीं लगता कोई जिला के निवासी यानी झारखंडवासी इस बात का विरोध करेंगे, क्योंकि इसमें सारे झारखंडवासी कभर अप होंगे। क्योंकि आप कह सकते हैं कोल्हान क्षेत्र में, धनबाद क्षेत्र में, ये सब चतरा वगैरह में हर जगह पे अलग अलग, कहीं तो 1908 में सर्वे हुआ है, कहीं 1911 में सर्वे हुआ है, कहीं 1932 में सर्वे हुआ है, कहीं 1944 में सर्वे हुआ है, कहीं तो 1964 तक में सर्वे हुआ है।
तो भैया यदि आप 1932 का खतियान लागू करते तो जहाँ जिस क्षेत्र में 1964 में सर्वे हुआ उस क्षेत्रों के लोग तो सारे हो जाते बाहरी। और इस बात का आपकी ही पार्टी की गीता सोरेन खुलकर विरोध की। यहाँ तक कि आपने जब खतियानी जोहार यात्रा शायद कोल्हान क्षेत्र में आपने निकाला था या तो कोई जनता को संबोधन करा था तो आपके साथ गीता सोरेन मंच साझा नहीं की और खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर की। तो ये चीज़ें जो है झारखंड सरकार की या यू के हेमंत सोरेन की मुझे बिल्कुल 1932 के खतियान को लेकर जो रिजिड हो गए थे वो पसंद नहीं आया। अभी इस बात का मैं स्वागत करता हूँ जो सुप्रिया भट्टाचार्य जो स्टेटमेंट दिए हैं अपनी पार्टी की तरफ से कि अंतिम सर्वे ही झारखंडियों की पहचान होगी यानी खतियान ही पहचान होगी, इस बात का मैं स्वागत करता हूँ। लेकिन जो खतियानी जोहार यात्रा में जितना जनता का दिया हुआ टैक्स का पैसा जो बर्बाद हुआ उस बात का मैं सरासर विरोध करता हूँ। अब आता है नियोजन नीति। तो झारखंड के युवाओं के लिए खास संदेश, शायद सत्ता पार्टी के जितने सारे लोग उन लोगों को तो मेरे बात को बुरा लगेगा इस बात। पहला साल हमारे पास धन की कमी है, दूसरा साल कोरोना के कारण पूरा राज्य नहीं पूरा देश पूरा दुनिया तबाह है तो काम कहाँ से होगा। तीसरा साल नियुक्ति वर्ष है, नियोजन नीति बना रहे हैं, 1932 का खतियान लागू कर रहे हैं, वो भी सी आरक्षण दे रही हैं। चौथा साल युवाओं की राय ले रहे हैं, युवाओं की मर्जी के अनुकूल ही काम होगा जरूर होगा, करेंगे। पांचवा साल ये तो चुनाव का साल है, आप फिर से वोट दीजिए, अगली बार जब हम जीत कर आएंगे तो जरूर नियोजन नीति बनाएंगे और युवाओं को 5 नहीं बल्कि 10 लाख रोजगार अभी पहले ही साल देंगे। और नियोजन नीति में मैं और कुछ नहीं कहना चाहता हूं। अब चर्चा करते हैं राज्यपाल का जो बदलाव हुआ। इसमें मुझे नहीं लगता है कि राज्यपाल का बदलाव में कुछ चर्चा करने योग्य बात है, क्योंकि केंद्र सरकार ने राज्यपाल जो झारखंड से बदलाव किए यानी कि रमेश बैस को अब महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाया गया है और यहाँ पे सीपी राधाकृष्णन को राज्यपाल के रूप में भेजा गया है झारखंड में। और खैर रमेश बैस की जब बात करें तो कुछ चीज़ें हैं काफ़ी विवादों से भरा पड़ा रहा उनका जो कार्यकाल रहा। पहला तो सरकार के साथ काफ़ी टकराव हुई, बंद लिफाफों का रहस्य वो खोल नहीं पाए। झारखंड की 3 करोड़ जनता भी जानना चाहती थी कि बंद लिफाफे का रहस्य क्या है। और दूसरा चीज़ मैं कहना चाहता हूँ जो 32 का खतियान भी लौटा कर वो विवादों में आए। खैर जो भी रहा अब वो बदल कर वो चले गए हैं महाराष्ट्र और यहाँ पे नए राज्यपाल आए हैं। अब उनके ऊपर भी काफ़ी प्रेशर रहेगा इस बात का कि बंद लिफाफे का रहस्य क्या है वो बताइए। तो आगे राज्यपाल से आगे बढ़ते हुए जो चर्चा करेंगे वो बंद लिफाफों का रहस्य। मैंने वीडियो की शुरुआत में ही कहा था कि झारखंड में एक नहीं बल्कि 2 बंद लिफाफे पड़े हैं और दोनों का रहस्य पूरा झारखंड जानना चाहती है। पहला लिफाफा राज्यपाल के पास पड़ा हुआ है और दूसरा लिफाफा लोकसभा स्पीकर के पास पड़ा हुआ है। वो बंद लिफाफों का रहस्य क्या है वो थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। पहला बंद लिफाफा का रहस्य जो है हेमंत सोरेन को लेकर है। बीजेपी के कुछ नेताओं के द्वारा ये आरोप लगाया गया कि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए वो कुछ खदानों का लीज अपने नाम पर लिए हैं जो कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला है। तो बाद में राज्यपाल से भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कुछ विधायक मिले थे। बाद में राज्यपाल जो है बंद लिफाफों का रहस्य क्या है। तो पहला रहस्य मैं बताता हूँ जो लिफाफा राज्यपाल के पास पड़ा हुआ है वो लिफाफा मैं थोड़ा न्यूज में दिया हुआ है, मैं अच्छे से पढ़कर बताता हूँ कि बीजेपी के आरोप के मुताबिक मुख्यमंत्री बनने के बाद हेमंत सोरेन ने रांची के अनगढ़ा में 88 डिसमिल पत्थर माइनिंग लीज पर लिया जो कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला है। सोरेन ऐसा करके लोक जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 9A का भी उल्लंघन है। इस धारा में दोषी पाए गए व्यक्ति की सदस्यता रद्द होने के साथ साथ चुनाव लड़ने पर भी रोक लगाया जा सकता है। हेमंत सोरेन की पार्टी JMM का कहना है कि लीज लेना ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला नहीं है। और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले में अब तक क्या क्या हुआ है वो मैं बताता हूँ। 10 फरवरी को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने शपथ पत्र में एक जानकारी छिपाई है। दास ने कहा कि रांची के अनगढ़ा में हेमंत सोरेन ने खनिज पट्टे पर लिया है जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला है। 11 फरवरी 2022 को रघुवर दास के आरोप के बाद बाबूलाल मरांडी और बीजेपी अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने राज्यपाल से शिकायत की। मरांडी ने राज्यपाल को कुछ दस्तावेज भी सौंपे थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 मार्च 2022 को बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने मामले को पीएमओ और गृह मंत्रालय में उठाया, जिसके बाद राजभवन ने चुनाव आयोग से कानूनी सलाह
देने के लिए कहा। 25 अगस्त 2022 चुनाव आयोग ने सीलबंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को सौंप दिया। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने ट्वीट कर सदस्यता रद्द की बात भी कही थी। 5 सितंबर 2022 को राजनीतिक अस्थिरता से बचने के लिए हेमंत सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत प्रस्ताव पेश किया। 81 विधायकों में से 48 विधायक ने पक्ष में वोट किया था। तो चुनाव आयोग ने जो बंद लिफाफे में हेमंत सोरेन का बारे में जो चीज़ भेजा, वो बंद लिफाफा कभी खुल ही नहीं सका। रमेश व्यास कभी खोल ही नहीं सके, जिससे झारखंड वासियों को और खुद हेमंत सोरेन को भी पता नहीं चल पाया कि वो बंद लिफाफे में आखिर क्या है। हेमंत सोरेन को चुनाव लड़ने पर भी रोक है, या केवल उनकी सदस्यता जाएगी या नहीं जाएगी, कुछ चीज़ें सामने आ नहीं पाई क्योंकि वो लिफाफा खुल नहीं पाया। दूसरा लिफाफा स्पीकर के पास पड़ा हुआ है, उस लिफाफे का मैं बात करता हूँ। जो दूसरा लिफाफा स्पीकर के पास पड़ा हुआ है, उसमें से बाबूलाल मरांडी की सदस्यता खतरे में है। क्योंकि मैं बता दूं कि 2019 के बाद बाबूलाल मरांडी ने अपनी पार्टी झारखंड विकास मोर्चा का विलय बीजेपी में कर दिया था। उस वक्त बाबूलाल समेत 3 विधायक जेबीएम के पास थे। बाबूलाल के फैसले को 2 विधायक ने नहीं माना और बीजेपी के बदले कांग्रेस में शामिल हो गए थे। यह मामला विधानसभा स्पीकर के पास है और बाबूलाल की सदस्यता पर फैसला भी होना है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि हेमंत सोरेन की सदस्यता रद्द होती है तो स्पीकर बाबूलाल मरांडी की भी सदस्यता रद्द कर सकते हैं। वो यूँ था कि बाबूलाल मरांडी ने अपनी पार्टी का विलय जेबीएम के साथ कर दिया था, तो एक प्रदीप कुमार या क्या नाम है, प्रदीप करके कोई विधायक हैं, और एक बंधु तिर्की जो कि अभी तो फिलहाल वर्तमान में विधायक नहीं, उनकी सदस्यता जा चुकी है। वो दोनों क्या किए कि जेबीएम पार्टी में खुद को सच्चा जेबीएम कार्यकर्ता और पार्टी का नेता बताते हुए उन्होंने पार्टी को विलय कर दिया कांग्रेस पार्टी में। लेकिन हालांकि जब उन्होंने बंधु तिर्की और एक प्रदीप नाम के जो विधायक वो उन्होंने जो ऐसा किया, उससे पहले ही बाबूलाल मरांडी भारतीय जनता पार्टी में जेबीएम का विलय कर चुके थे और केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा इसकी मंजूरी भी मिल चुकी थी केंद्रीय चुनाव आयोग के द्वारा। उसके बाद केंद्रीय चुनाव आयोग के द्वारा मंजूरी मिलने के बाद बंधु तिर्की और एक और विधायक जो प्रदीप जी हैं उनके द्वारा ऐसा किया गया। तो बाद में जो यह मामला स्पीकर के पास है, जो शिकायत दर्ज बंधु तिर्की और कांग्रेस के कुछ विधायकों के द्वारा किया गया, और उसी का वजह जो है कि बाबूलाल मरांडी को 3 साल होने के बाद भी अभी तक नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया गया है। बार बार जेबीएम और स्पीकर का कहना है कि आप दूसरे नेताओं का नाम सुझाव दीजिए जिसको नेता प्रतिपक्ष बनाया जा सके, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बाबूलाल मरांडी को ही नेता प्रतिपक्ष बनाने पे अड़ी है। और मैं बता दूं कि 3 साल में अभी जो नेता प्रतिपक्ष नहीं बना है उससे लोकायुक्त की नियुक्ति प्रभावित है और चुनाव आयुक्त की, सूचना आयुक्त की जो नियुक्ति शायद वो प्रभावित है, और बहुत सारी चीज़ जो नेता प्रतिपक्ष का अहम रोल होता है वो सारी कार्यों में अभी तक व्यवधान उत्पन्न हुआ है झारखंड में। और वीडियो के अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि ये किसी तरह का ना भारतीय जनता पार्टी का समर्थन है, ना ही जेएमएम का समर्थन है। ये झारखंड और झारखंडियत की बात है। आप झारखंड की जनता, आप लोग क्या करते हो क्या नहीं करते उससे कोई भी मतलब नहीं रखती है। झारखंड को केवल, झारखंड निवासियों को केवल झारखंडी होने का पहचान मिल जाए, झारखंड की जनता यही चाहती है। झारखंड के युवा को रोजगार मिल जाए, झारखंड के युवा केवल यही चाहते हैं। और मैं बता दूं मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और उन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही उत्तर प्रदेश में, क्यों नहीं उनकी तारीफ की जानी चाहिए। 38 लाख करोड़ का निवेश उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है। ग्लोबल समिट हुआ था अभी कुछ ही दिन पहले। सरकारी आंकड़ों के अनुसार मैं बता दूं कि 38 लाख करोड़ का हो जाता है वहां पे निवेश उत्तर प्रदेश में, तो सरकारी आंकड़ों के अनुसार 98 लाख लोगों की रोजगार सुनिश्चित हो जाएगी उत्तर प्रदेश में। यदि वहां 30 करोड़ जनसंख्या है तो 98 लाख सरकारी आंकड़ों के अनुसार इतना रोजगार मिलेगा। लेकिन हकीकत, जमीनी हकीकत यही है कि यदि 38 लाख करोड़ यदि निवेश होता है तो 98 लाख नहीं बल्कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा। झारखंड में 38,000 करोड़ ही यदि निवेश होता इस वर्ष तो झारखंड की जनता के लिए सौभाग्य होता। झारखंड के पास क्या नहीं है, झारखंड के पास कौन से संसाधन की कमी है।
आज झारखंड का सबसे बुरा हालत शिक्षा में है। उससे भी लच्चर व्यवस्था झारखंड की प्रशासनिक व्यवस्था है। गिरिडीह में जलाकर मार दिया गया कोई छात्रा को। बाबूलाल मरांडी ने इस मामले को उठाया है। अभी मैंने हाल ही में आज ही मैंने न्यूज में पढ़ा। कोडरमा में एक कोई मुस्लिम लड़की, उसको रेप करके मार दिया गया। स्थानीय लोगों के द्वारा ये मुद्दा उठाया गया, एसपी ऑफिस का घेराव किया गया सीपीआई के द्वारा, तब एसपी साहब के कान में जू रेंगता है। दुमका में एक बेटी को जलाकर मार दिया जाता है। हजारीबाग के बरही में एक रितेश पांडे को मार दिया जाता है। एक रूबिका पहाड़िया थी, उसके 32 ने 52 टुकड़े कर दिए जाते हैं। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जो तमाम चीज़ें जो हो रही हैं, जो मीडिया में सुर्खियों में बना रहा, इन चीज़ों को देखकर तो यही लगता है कि झारखंड में फिलहाल प्रशासनिक व्यवस्था हेमंत सोरेन की कार्यकाल में काफ़ी लच्चर व्यवस्था रही। इस बात पर आपकी क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमको जरूर बताइएगा। क्या मैं गलत हूँ या मैं सही हूँ? इतना ही कहकर दोस्तों मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूं। फिर मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में फिर से बोल रहा हूं, जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो और लोगों तक जरूर पहुंचाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपकी सपोर्ट मेरे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जय हिंद, जय झारखंड।